वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सी अंकिता राधे और आज की इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 3CD पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा क्लैरिफिकेशन आया है जिसके अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो कब से इफेक्टिव होंगे उसमें बताया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उस सर्कुलर को जो कि 10/2020 है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में रेलेवेंट अमेंडमेंट क्या किया गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और साथ में अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टैक्स से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं मेंबर स्पेशल वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सर्कुलर नंबर 10/2020 जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि सीबीडीटी के द्वारा यहाँ पे इशू किया गया है और ये बात करता है हमारे सेक्शन 44AB के अंदर जो रिपोर्ट फर्निश की जाती है रूल 6G के अकॉर्डिंग फॉर्म 3CD और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो उसके पर्टिकुलर्स के अंदर चेंज किया गया है। अब बात आती है कि ये 44AB के अंदर किन किन पर्सन्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो इसमें स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ पर्सन्स है जिनको ऑडिट करवाना कंपलसरी है और इनकम टैक्स ऑडिट की जो डेट है वो पहले थी 30 सितंबर, जिसे अब बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया गया है। तो इसमें जो एग्जिस्टिंग फॉर्म था फॉर्म 3CD जिसे चेंज किया गया यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 33/2018, यहाँ पे जो ये GSR 666E दिया गया है ये इस नोटिफिकेशन के अंदर GSR लाया गया था और ये आया था 20 जुलाई 2018, जिसको डिटेल में हमने हमारे प्रीवियस टैक्स ऑडिट की वीडियो के अंदर भी कवर किया था। लेकिन इसके अंदर जो क्लैरिफिकेशन आया है इस पे हम सेपरेट इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जो है इनकम टैक्स के फॉर्म 3CD के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लेके आया था जो कि इफेक्टिव होने वाले थे 20 अगस्त 2018 से। लेकिन इसकी रिपोर्टिंग क्लॉजेज जो कि क्लॉज है 30C और क्लॉज 44, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था प्रोफेशनल्स के लिए और बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। तो इन्हें जो है इन सारी चीज़ों को, इन क्लॉजेस को 30C और क्लॉज 44 को डेफर किया गया था टिल 31 मार्च 2019। और इसके लिए रिगार्डिंग जो सर्कुलर आया था सर्कुलर नंबर 6/2018, फिर फर्दर इसे एक्सटेंड किया गया जो कि किया गया 31 मार्च 2020 तक और ये आया था सर्कुलर 9/2019। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल पैंडेमिक की सिचुएशन जो कोविड-19 की बनी हुई है, न केवल हमारे देश में बल्कि काफ़ी सारे वर्ल्ड के काफ़ी सारे देशों के अंदर ये वायरस बहुत जल्दी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसकी सिचुएशन को देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन जो करना है क्लॉज 30C का और क्लॉज 44 का वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो इसके लिए काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन जो है बोर्ड को रिसीव हुए और इसके अंदर बताया गया कि कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर इन दोनों क्लॉजेस को एक बार फिर से डेफर करना चाहिए, क्योंकि इन प्रोविजंस को एप्लीकेबल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, न केवल प्रोफेशनल को बल्कि बिजनेसेस को भी। तो इस मैटर को बोर्ड ने यहाँ पे एग्जामिन किया और एक बार फिर से नोटिफिकेशन यहाँ पे सर्कुलर नंबर 10/2020 जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके द्वारा इसे फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2021 से। अब इन दोनों क्लॉजेस के अंदर क्या बात करता है नोटिफिकेशन नंबर 33/2018, क्या बात करता है इन दोनों क्लॉजेस के बारे में, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 33/2018 जो कि यहाँ पे 20 जुलाई 2018 को आया था और इसमें इनकम टैक्स अमेंडमेंट रूल्स को एक बार 20 अगस्त से ये इफेक्टिव कर दिया गया था, एक बार फिर से 8 टाइम अमेंड किया गया था, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो है जीएसटी के आने के बाद जो सेल्स टैक्स वर्ड को चेंज किया गया था, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर यहाँ पे ऐड किया गया था। काफ़ी सारे अदर जो इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में मांगी गई थी। तो इसमें क्लॉज 30C यहाँ पे बात करता है वेदर द असेसी हैज़ एंटर्ड इनटू permissible avoidance agreement referred in
सेक्शन 96 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अब इसमें जो क्लॉज 30C है जिसमें बताया गया कि एसएससी यानी कि जो हमारा क्लाइंट है एज ए प्रोफेशनल, जो हमारा क्लाइंट है उसने अगर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 96 के अंदर बताया गया है कि कौन से एग्रीमेंट्स को हम इम्परमिसिबल मानेंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया कि अगर एंटर करता है यस, तो आपको यहाँ पे अगर यस है तो आपको डिटेल देनी है नेचर ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसके बाद आपको डिटेल देनी है अमाउंट जो कि इन रुपीज़ में होनी चाहिए ऑफ द टैक्स बेनिफिट इन द प्रीवियस ईयर इन एग्रीगेट ऑफ द ऑल पार्टीज एग्रीमेंट्स। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जिन जिन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स के अंदर आपके एसएससी ने एंटर किया है उन सारे के अमाउंट्स को यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना है। अब क्लॉज 44 की बात करूँ तो क्लॉज 44 में जो डिटेल मांगी गई थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये कंप्लीटली ये जो डिस्क्लोजर है, ये जो आपका डिटेल्स मांगी गई है, ये आपके जीएसटी के अंदर अगर आपका जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसमें आपने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया है उन पर्सन्स के रिगार्डिंग आपको डिटेल देनी है। तो इसमें सबसे पहले आपका सीरियल नंबर है, फिर आपको यहाँ पे बताना है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपको हर एक्सपेंस का ब्रेकअप देना है। जैसे कि आपका एक्सपेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, या आपका कोई भी एक्सपेंस हो गया स्टाफ वेलफेयर के लिए, अगर आप किसी भी पर्सन से कुछ भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या आप अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, तो इसमें कौन सा पर्सन आपका रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। तो इन सारे एक्सपेंसेस का जो आपके पीएनएल के अंदर जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं उन सब का यहाँ पे ब्रेकअप देना है आपको। और एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब बात आती है कि जो पर्सन रजिस्टर्ड है तो उनकी डिटेल्स भी आपको जो है 4 सेक्शंस के अंदर देनी है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि जिसको आप एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं, जिससे आप एक्सपेंस जो इनकर कर रहे हैं वो पर्सन रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपका रजिस्टर्ड है तो उसके अंदर और 4 कैटेगरी है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी। तो जो आपकी जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है, उसकी अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं या गुड्स को ले रहे हैं और उसके रिगार्डिंग अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपकी जाएगी पॉइंट नंबर 3 के अंदर। फिर यहाँ पे आती है रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम जो कि सेक्शन 10 यहाँ पे बात करता है, तो सेक्शन 10 के अंदर जीएसटी के अंदर आपका जो पर्सन यहाँ पे रजिस्टर्ड है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, जिससे चाहे सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, तो उससे भी अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि वो पर्सन कौन से स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है और कैसे उसका स्टेटस है। तो उन एक्सपेंसेस का बाइफिकेशन आपको यहाँ पे लेना था। उसके बाद आता है रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटी, यानी कि जो अदर रजिस्टर्ड एंटिटी है, जैसे कि जिनको टीडीएस के अंदर टीडीएस डिडक्टर है जो जीएसटी के अंदर अदर रजिस्टर्ड है, या जो यहाँ पे इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, या बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उनको सब रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उन सारे अदर रजिस्टर्ड पर्सन की आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। और फिर आपको यहाँ पे टोटल करना है उन रजिस्टर्ड पर्सन को कितना आपने पेमेंट किया है, उसका टोटल आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 के अंदर करना है। इन तीनों का टोटल आपको यहाँ पे 6 के अंदर करना है। फिर बात आती है एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू नॉट रजिस्टर्ड एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसकी डिटेल देनी है आपको पॉइंट नंबर 7 के अंदर। तो एक तरह से देखा जाए ये बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर न केवल आपको ये डिटेल देनी है कि यहाँ पे कौन कौन सा पर्सन रजिस्टर्ड है, बल्कि आपको सारे अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। रजिस्टर्ड है तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, या अदर जैसे टैक्स डिडक्टर के रूप में, टीसीएस कलेक्टर के रूप में रजिस्टर्ड है। तो ये सारी डिटेल आपको लेनी पड़ेगी। तो इसी वजह से क्लॉज 30C और क्लॉज 44 को जो है एक बार फिर से डेफर किया गया है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जो कि अभी फर्निश होगी फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर, आपको नहीं देनी है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 96 क्या बात करता है।
अगर मैं बात करूँ तो वो बात करता है एन impermissible avoidance agreement means an arrangement the main purpose of which to obtain a tax benefit and it creates a rights obligation which are not ordinarily created between the person dealing at arm length price। यानी कि एक तरह से आप टैक्स एविजन कर रहे हैं, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपके इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर आ जाएगी, और जो कि रिजल्ट्स करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and lack of commercial substance or deemed to lack of commercial substance under section 97 whole in part or is entered into carried out by the means of in manner which is not ordinarily employed for bona fide purpose। यानी कि एक तरह से अगर आप इसमें जो अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो सारा टैक्स बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, और ये जो है नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस में परमिसिबल नहीं है। तो इसकी डिटेल आपको क्लॉज 30C के अंदर देनी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर जाना क्लॉज 30C और क्लॉज 44 के अंदर जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के इफेक्टिव होंगे 31 मार्च 2021 के बाद। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ये वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।